स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर क्यों हमारे एडवांस्ड लार्ज लैंग्वेज मॉडल एजेंट्स समय के साथ विफल होने लगते हैं? आज हम सतह पर दिखने वाले इस भ्रम को छोड़कर सीधे मैथमेटिकल रियलिटीज और ठोस तथ्यों की गहराई में उतरेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आइए फटाफट इस रोड मैप पर नजर डालते हैं। पहले हम पास एट वन की समस्या को समझेंगे, फिर रिलायबिलिटी के 3 आयाम देखेंगे, लॉन्ग होराइजन डीके को नापेंगे और उसके बाद आएगा सबसे दिलचस्प मेल्टडाउन पैराडॉक्स। आखिर में हम रिलायबिलिटी के मैथ को समझते हुए रियल वर्ल्ड डिप्लॉयमेंट के ठोस नियमों पर बात करेंगे। तो पहला हिस्सा, द प्रॉब्लम विद पास एट वन। सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है, क्या सच में हमारे एलएलएम एजेंट्स रियल वर्ल्ड में विश्वसनीय हैं? हाल ही में एक बहुत ही गहरी रिसर्च सामने आई है जहां 10 अलग-अलग मॉडल्स का लगभग 23,000 एपिसोड्स में टेस्ट किया गया। और सच कहूं तो लैब टेस्टिंग और रियल प्रोडक्शन की दुनिया के बीच एक बहुत ही विशाल खाई खुलकर सामने आई है। देखिए, अब तक इंडस्ट्री में पास एट वन को ही गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता रहा है। इसका मतलब है कि एजेंट अपने पहले ही प्रयास में पूरी तरह सफल हो जाए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक स्केलर मैट्रिक है जो ये मानकर चलता है कि दुनिया बिल्कुल सिंपल है और वन एंड डन है, यानी एक बार में ही सब परफेक्ट हो जाएगा। और यहीं से एक बहुत बड़े भ्रम की शुरुआत होती है। छोटे और आसान कामों में तो पास एट वन का जादू चल जाता है, लेकिन लंबे टास्क्स में जहां कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप रीजनिंग की जरूरत होती है, वहां लगातार होने वाली छोटी छोटी गलतियां एक बहुत बड़े रैंक इन्वर्जन का कारण बन जाती हैं। सोचिए, एक मॉडल जो छोटे कामों में एकदम टॉपर लगता है, लंबे कामों में आते ही बुरी तरह कोलैप्स हो सकता है। ये पास एट वन का मैट्रिक इस मामले में पूरी तरह धोखा दे जाता है। दूसरा हिस्सा, 3 dimensions ऑफ रिलायबिलिटी। अगर हम इसके थोड़ा और अंदर जाएं तो रिलायबल बेंच फ्रेमवर्क बताता है कि रियल वर्ल्ड डिप्लॉयमेंट किसी एक वेरिएबल का खेल नहीं है। ये एक 3 डायमेंशनल सरफेस है। पहला है कंसिस्टेंसी, यानी क्या अलग अलग प्रयासों में एक जैसा नतीजा मिल रहा है। दूसरा है रोबस्टनेस, यानी एप्सिलॉन, क्या मॉडल भाषा के अलग अलग ढंग से दिए गए इंस्ट्रक्शंस को समझ पाता है। और तीसरा फॉल्ट टॉलरेंस, यानी लैम्डा, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो जाए, टाइम आउट हो, तो क्या मॉडल वहां से रिकवर कर पाता है। इनमें से किसी एक को भी छोड़ना मतलब आधी अधूरी तस्वीर देखना है। और रोबस्टनेस इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि रियल वर्ल्ड बहुत ही मेसी होता है। लोग हमेशा रट्टी रटाई टेम्पलेट्स में बात नहीं करते। वो शब्दों को आगे पीछे करते हैं, इररेलेवेंट बातें जोड़ते हैं और बीच काम में ही खुद को करेक्ट कर लेते हैं। एक सच्चे एजेंट को बिना टूटे इस अव्यवस्था से गुजरना आना ही चाहिए। तीसरा हिस्सा, मेजरिंग लॉन्ग होराइजन डिके। आइए अब समय के फैक्टर को देखते हैं। टास्क की लंबाई और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने पर मॉडल की रिलायबिलिटी कैसे गिरती है, इसे रिलायबिलिटी डीके कर्व या आरडीसी से नापा जाता है। और यहाँ डेटा बिल्कुल चौंकाने वाला है। टेस्ट किए गए हर एक मॉडल में भारी गिरावट देखी गई है। शॉर्ट टास्क से लॉन्ग टास्क तक पहुंचते पहुंचते एग्रीगेट मीन पास रेट में सीधे 24.3% की भारी कमी आई है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात इस डोमेन स्ट्रैटिफिकेशन में छिपी है। अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टास्क की बात करें तो लंबे समय में मॉडल पूरी तरह कोलैप्स हो जाते हैं, उनका स्कोर आधा रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग जैसा काम, जहां स्ट्रक्चर्ड डेटा निकालना होता है, वो लंबे होराइजन पर भी बिल्कुल रिजिलिएंट और स्थिर बना रहता है। यानी टास्क का नेचर ही एजेंट की विफलता का रास्ता तय करता है। यहाँ एक और बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव मैट्रिक सामने आता है, वेरिएंस एम्प्लीफिकेशन फैक्टर या वीएफ। ये बताता है कि टास्क की लंबाई बार बार किए जाने वाले प्रयासों में वेरिएंस को कैसे बढ़ाती है। अब आमतौर पर लोग सोचते हैं कि हाई वेरिएंस का मतलब है मॉडल बहुत अस्थिर या अनस्टेबल है। लेकिन रुकिए, डेटा कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। असल में हाई वीएएफ अस्थिरता की निशानी नहीं है, बल्कि ये सबसे एडवांस्ड फ्रंटियर मॉडल्स की काबिलियत का एक सिग्नेचर है ना हैरानी की बात? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कमजोर मॉडल्स तो हर जगह एक जैसे ही फेल होते हैं। केवल सक्षम और एडवांस्ड मॉडल्स ही हाई वेरिएंस दिखाते हैं, क्योंकि वो रास्ते निकालने के लिए लगातार कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज खोज रहे होते हैं और उन्हें ट्राई कर रहे होते हैं। अब जब लंबे टास्क में पास रेट गिरकर 0 के करीब पहुंच जाएं, तब हमें एक नए नजरिए की जरूरत पड़ती है, और वो है ग्रेसफुल डिग्रेडेशन स्कोर यानी जीडीएस। ये एक तरह का पार्शियल क्रेडिट मैट्रिक है। इसका काम ये देखना है कि फेल होने से पहले एजेंट ने कितनी सार्थक और कोहेरेंट प्रगति की थी। इसके बिना हम ये पता ही नहीं लगा सकते कि कौन सा मॉडल सच में कोशिश कर रहा था। चौथा हिस्सा,
the meltdown paradox. और ये हमें एक बेहद हैरानअंगेज फिनोमेनन तक ले आता है, मेल्टडाउन पैराडॉक्स। जो सबसे बेहतरीन और स्मार्ट फ्रंटियर मॉडल्स हैं, जैसे कि DeepSeek V3, उनका मेल्टडाउन रेट सबसे ज़्यादा लगभग 19% तक होता है। वो इतनी बुरी तरह इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो बेहद जटिल मल्टी स्टेप रीजनिंग लूप्स में घुसने की हिम्मत करते हैं। वहीं कमज़ोर मॉडल्स इन सबसे बचते हैं और बिना किसी हंगामे के शांत तरीके से फेल हो जाते हैं। यानी मॉडल जितना स्मार्ट होगा, उसका मेल्टडाउन भी उतना ही बड़ा होगा। एक और बहुत आम गलतफहमी है जिसे द मेमोरी स्कैफोल्ड ट्रैप कहते हैं। लगता है ना कि एजेंट में मेमोरी जोड़ने से लंबे टास्क आसान हो जाएंगे। 10 ओपन सोर्स मॉडल्स पर हुई टेस्टिंग बताती है कि एपिसोडिक मेमोरी ऐड करने से उल्टा परफॉर्मेंस का नुकसान ही होता है, फायदा नहीं। ये सीधा स्टेप बजट को टैक्स करता है। असल में बिना किसी कॉम्प्लेक्स मेमोरी इंटरवेंशंस के स्टैंडर्ड रिएक्ट लूप्स ही एक बेहतर और ज्यादा स्थिर बेसलाइन साबित हुए हैं। 5वां हिस्सा, द मैथ ऑफ रिलायबिलिटी। चलिए अब इन फेलियर्स को मैथमेटिकल कोर के जरिए समझते हैं। यहां हम ट्रेस टू चेन फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं। एजेंट के थिंक एक्ट ऑब्जर्व लूप को एक अब्जॉर्बिंग डिस्क्रीट टाइम मार्कऑफ चेन की तरह फ्लो चार्ट में देखा जा सकता है। इससे होता यह है कि पास एट 1 और RDC जैसी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स एक ही कैलकुलेबल डिस्ट्रीब्यूशन में जुड़ जाती हैं। अचानक से सारा डेटा मैथमेटिकली क्लियर होने लगता है। इस ट्रेस टू चेन पाइपलाइन को 3 स्टेप्स में बनाया गया है। पहला, ऑब्जर्वेबल एग्जीक्यूशन ट्रेसेस को ट्रांजिएंट स्टेट्स में बदलना। दूसरा, इन स्टेट्स को एब्जॉर्बिंग डिस्क्रीट टाइम मार्क ऑफ चेन पर फिट करना। और तीसरा, सबसे अहम स्टेप, AIC और KS सर्टिफिकेट्स के जरिए इस फिट की वैलिडिटी और गुडनेस को चेक करना। इसका फायदा यह है कि विश्वसनीयता अब सिर्फ अंदाजों पर नहीं, बल्कि एम्पिरिकली ऑडिटेड मैथ पर आधारित होती है। छठा और आखिरी हिस्सा, डिप्लॉइंग रिलायबल एजेंट्स। इन सभी एकेडमिक बातों को अब ठोस प्रैक्टिकल रूल्स में बदलते हैं। डिप्लॉयमेंट के लिए 4 नियम हमेशा याद रखने चाहिए। पहला, कभी भी मॉडल्स को सिर्फ शॉर्ट होराइजन पास एट 1 के आधार पर ना चुनें। दूसरा, अपने स्पेसिफिक डोमेन के हिसाब से रिलायबिलिटी डीके कर्व जरूर मापें। तीसरा, हमेशा हाई VAF वाले मॉडल्स को प्राथमिकता दें। और चौथा, सबसे ज़रूरी नियम, जब भी मेल्टडाउन ऑनसेट पॉइंट यानी MOP ट्रिगर हो तो टास्क को पूरी तरह अबॉर्ट करने के बजाय कॉन्टेक्स्ट को रीसेट करें और वापस प्रोसेस शुरू करें। इससे तबाही से बचा जा सकता है। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल बचता है, जब हम एक बार इस पास सेट 1 के भ्रम को पूरी तरह छोड़ देंगे तो भविष्य के ऑटोनोमस सिस्टम्स की रिलायबिलिटी को मैथमेटिकली कैसे प्रूव किया जाएगा? ये चुनौती पूरी इंडस्ट्री के लिए एक नए और रोमांचक दौर की शुरुआत करती है, जहां फोकस सिर्फ कैपेबिलिटीज पर नहीं बल्कि अनडिनाएबल और प्रूवन रिलायबिलिटी पर होगा।